दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले तो देखो न्यूक्लिक एसिड वर्ड जो है वो, उसमें ये वर्ड जो आ रहा है ये किससे रिलेटेड हो गया? न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया। किसके न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया? सेल के न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया। हमें पता है कि कोई भी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी हो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो यूनिट होता है, जो प्राइमरी यूनिट होता है, वो क्या होता है? सेल। और उस सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म, यही होता है। उस प्रोटोप्लाज्म में आके जाके ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। और क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ये जो मटेरियल है ये सारा का सारा किससे बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। तो न्यूक्लियस में मिलने वाला ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे प्रोटीनस पार्ट भी हों और नॉन प्रोटीनस पार्ट भी हों, उनको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला कौन कौन सा पार्ट? प्रोटीन वाला पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनस पार्ट। नॉन प्रोटीनस पार्ट, उस दोनों के मिलने से हमारा क्या बनेगा? जो बायोमॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। और ये बायोमॉलिक्यूल जो इन दोनों के मिलने से बनेगा वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए? न्यूक्लियस ऑफ सेल के बीच में होना चाहिए, तो उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। मीन्स न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो 2 चीज़ों के मिलने से बन रहा है। एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और दूसरे का नाम है न्यूक्लियोटाइड। एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और दूसरे का नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 चीज़ों का समअप होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? 2 चीज़ों का समअप होता है। किस किस का समअप होता है? नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? समअप ऑफ नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट लिंकेज। मीन्स अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? समअप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट लिंकेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात करेंगे ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये क्या है, अलग से बात करते हैं। और पेंटोज शुगर क्या है, इसकी अलग से बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस भी 2 तरह के हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन। आप लोगों ने जब डीएनए या आरएनए वर्ड सुने होंगे जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड के पार्ट में ही आते हैं, तो वहाँ पर नाम सुना होगा थायमीन,
एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे हमारे नाइट्रोजन बेसिस कहलाते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नाइट्रोजन बेसिस हैं, जिनमें से हम लोग इनको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे हमारे हैं नाइट्रोजन बेसिस। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर का पहली बात तो मतलब क्या है? पेंटोज शुगर का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन के 5 एटम्स प्रेजेंट हों, जिनमें कार्बन के 5 एटम्स प्रेजेंट हों और जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो। अब इसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन है, ये सेकंड पोजीशन वाला, ये थर्ड पोजीशन वाला, ये फोर्थ पोजीशन वाला और इस फोर्थ के साथ ऊपर की तरफ जो जुड़ा हुआ होता है दैट इज फिफ्थ पोजीशन कार्बन। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है, ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी राइबोज शुगर। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। ऊपर वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट साइड पर आती है और नीचे वाली चीज़ राइट साइड पर आती है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर ऊपर H नीचे OH, फिर थर्ड पोजीशन पर भी ऊपर H नीचे OH और फोर्थ पोजीशन पर नीचे की तरफ H। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ बीटा डी राइबोज शुगर दैट इज प्रेजेंट इन RNA। जब आप RNA की फुल फॉर्म लिखते हो तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हो आप? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब जिसमें शुगर कौन सी होती है? जिसमें शुगर होती है बीटा डी राइबोज, वो वाला न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है? RNA। ये क्लियर हो गया? उसके बाद हम नेक्स्ट शुगर की बात करेंगे। नेक्स्ट शुगर जिसकी हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए पहली वाली शुगर और इस शुगर में एक ही फ़र्क है कि सेकंड पोजीशन पर इसके अंदर क्या है? OH नहीं है, दोनों पोजीशंस के ऊपर H ही है, तो उसी के नाम से वर्ड पड़ गया डीऑक्सी। यहाँ पर जब OH था उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया, वर्ड क्या पड़ गया? डीऑक्सी। राइबोज शुगर। और कौन सी पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया? सेकंड पोजीशन से, तो सेकंड पोजीशन आ गई बीटा डी ऑक्सी, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये किस में प्रेजेंट होती है? DNA के अंदर प्रेजेंट होती है और नाम इसका क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको राइबोज को कई बार पूरा वर्ड ना लेके राइबो न्यूक्लिक एसिड वर्ड भी लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में तो क्या डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर के अंदर? ये थी हमारी शुगर, राइट? यहाँ पर हमने OH लगाया था
तो शुगर में से OH हटा करके यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लग जाएगा। यहाँ पर हमारा एज सच रहेगा जैसे कि हमने शुगर की स्ट्रक्चर के अंदर लिखा था। यहाँ पर भी हमारा एज सच रहेगा जैसे कि हमने लिखा था। ये हमारा क्या आ गया, जिसमें नाइट्रोजन बेस और शुगर, दो चीज़ें ही हमने बात करी थी ना न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या बात की थी, न्यूक्लियोसाइड इज द सम अप ऑफ, किसका सम अप ऑफ होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। तो यहाँ पर ये शुगर हो गई और इसके साथ क्या जुड़ गया, बेस जुड़ गया। इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या, यहाँ पर बेस आ गया। अब यहाँ पर CH2O के साथ फॉस्फेट लिंकेज जुड़ गई और उस फॉस्फेट लिंकेज में दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सम अप ऑफ किसका हुआ, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट लिंकेज। इन तीनों का सम अप क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA means ribonucleic acid. It is double helical structure. और ये क्या है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें थाइमीन जो है इज प्रेजेंट, इसमें थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें यूरेसिल इज एब्सेंट, इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर काम करता है, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को शो नहीं करता। फिर से देख लो, इसमें डबल हेलिकल था, ये सिंगल हेलिकल है। इसके अंदर जो है थाइमीन प्रेजेंट था, इसमें थाइमीन प्रेजेंट नहीं था। इसमें यूरेसिल एब्सेंट था, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट था। और इसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा था और इसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ इनकी स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है 5 और 3' के ऊपर। ग्वानीन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है साइटोसिन के साथ और फिर अटैच्ड है दूसरे स्ट्रैंड के साथ। एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है और इनके बीच में आपस में ये जो बॉन्डिंग शो हो रही है, यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है ये एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड हुए हैं। और ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है इन्हीं के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और साथ में ही फॉस्फेट लिंकेज भी लगी हुई है।
जबकि आरएनए के अंदर सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर ही हमारे जो है अटैचमेंट होती है नाइट्रोजन बेसिस की, शुगर की और लिंकेजेस की। क्लियर? अब यहाँ पर जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफर आरएनए, सेकंड मैसेंजर आरएनए, थर्ड राइबोसोमल आरएनए। और इन तीनों का यूज किसके अंदर होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होता है। इन तीनों का यूज किस में होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होता है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा हिंट भी दे रही हूँ प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्टेप्स से मिलकर के ये काम होता है। पहला स्टेप होता है रेप्लिकेशन, दूसरा काम होता है ट्रांसक्रिप्शन and the third step is translation. First step, replication. रेप्लिकेशन को हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं? रेप्लिकेशन का मतलब हो गया फोटोस्टेट ऑफ डीएनए। बेसिकली ये फोटोस्टेट ऑफ डीएनए है। फोटोस्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसा हमने डाला उसी की सेम कॉपी हमारे पास निकल करके आ गई, तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही होना है। रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो डीएनए का मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड होते हैं वो खुलना शुरू करते हैं। उसके बाद सपोज यहाँ पर एडिनाइन था, यहाँ पर इसके सामने थाइमीन था, यहाँ पर साइटोसिन था, यहाँ पर ग्वानिन था। तो खुले तो इनके बीच में जो है इन्हीं की जैसा फोटोकॉपी कैसे बन के आएगा कि अब जो स्ट्रैंड होगा थाइमीन के साथ थाइमीन बनेगा, एडिनिन के साथ एडिनिन, साइटोसिन के साथ साइटोसिन बना तो ग्वानिन के साथ ग्वानिन। अब वो ग्वानिन तो इसके साथ जुड़ गया अलग से और साइटोसिन इसके साथ मल्टीपल हो गया। मीन्स कहने का कि अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो उस कंडीशन में एक डीएनए स्ट्रैंड से हमारे पास क्या हुआ? 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन गए। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, यानी कि एक हमने कॉपी ओरिजिनल रखी और एक उसके साथ फोटोकॉपी बन गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से एंजाइम्स की हेल्प से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए से क्या बना? आरएनए। और थर्ड हो गया हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी मैसेंजर आरएनए ने। क्या इंफॉर्मेशन दी? कि कौन सा अमीनो एसिड बनना है, उसको उसने ट्रांसफर आरएनए को दे दिया। ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया? आपको पता है कि राइबोसोम के ऊपर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? वो साइट्स होती हैं जहाँ पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इस राइबोसोम पे क्या पड़ा हुआ है? हमारा राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया? ट्रांसफर आरएनए ने एक मैसेंजर आरएनए से कि कौन सा अमीनो एसिड बनना उसकी इंफॉर्मेशन ली और उसको ट्रांसफ़र किसको कर दिया? इस राइबोसोमल आरएनए को कर दिया कि ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि ये वाला अमीनो एसिड बनना है। अब इसके पास ऑलरेडी क्या होता है? ट्रिपलेट लगा हुआ होता है। यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट, अब मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रिपलेट होता क्या है।
अब ये समझ लो, यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट है ये एक लॉक है, और यहाँ राइबोसोमल आरएनए ने जो है इसकी की दी है ट्रिपलेट की फॉर्म में ही, ये भी ट्रिपलेट की फॉर्म में ही है, की भी ट्रिपलेट की फॉर्म में ही है। अब आपको पता है कि अगर ताले के अंदर चाबी फंसेगी तो ताला खुलेगा, वरना ताला नहीं खुलेगा। लॉक तभी खुलेगा अगर उसमें की फिट होएगी। तो अगर लॉक के अंदर प्रॉपरली की फिट नहीं होगी तो वो ताला नहीं खुलेगा, लॉक नहीं खुलेगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि अगर ट्रिपलेट से दूसरा ट्रिपलेट मैच करेगा तो वहाँ से कटिंग होगी और उसके ऊपर एक एमिनो एसिड की इन्फॉर्मेशन होगी और वो आगे चले जाएगा, और कई सारे एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब ये की और ट्रिपलेट क्या है, सपोज करिए यहाँ पर जो हमारे पास नीचे इसके ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी है उसके अंदर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, ACT। अब इस पे की कौन सी आके फिट होएगी, जिसके ऊपर T होगा, जिसके ऊपर G होगा, जिसके ऊपर A होगा। अगर तो इनके पैरेलल कीज मिल गई तो ये फिट हो जाएगा, अगर इनके पैरेलल कीज नहीं होंगी तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से देख लो, रेप्लिकेशन में DNA से DNA की कॉपी हुई थी, यानी फोटोस्टेट हुई थी। ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA का फॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर मैसेंजर RNA ने इंफॉर्मेशन दी किसको, ट्रांसफ़र RNA को, और उसने उसे ट्रांसफ़र किया राइबोसोमल RNA तक। राइबोसोमल RNA पर एक और इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी ट्रिपलेट या कोडोन की फॉर्म में, उससे जब आई हुई इन्फॉर्मेशन मैच हो गई तो उन्होंने मिल करके एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। और बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में मिल जाएंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वो फॉर्मेशन कर देंगे प्रोटीन का। नेक्स्ट है जेनेटिक कोडोन और ट्रिपलेट। कोडोन और ट्रिपलेट का मतलब सीधा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक चीज़ जिस पे 3 हमारे नाइट्रोजन बेसिस की इंफॉर्मेशन लगी हुई है, और ये क्या इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है, जीन्स का काम क्या होता है, एक करेक्टर को, एक हेरिडिटी करेक्टर को पेरेंट से किस में पहुंचाना, चाइल्ड में पहुंचाना। इनहेरिटेंस का काम करता है ये जीन्स। तो इसमें भी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इसी तरह की होगी कि एक इन्फॉर्मेशन को उसने एक जगह से क्या किया, दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। किसकी फॉर्म में, एक कोड की फॉर्म में, और वो कोड क्या है, ट्रिपलेट, जिसके ऊपर 3 बेसिस की स्ट्रक्चर बनी हुई है उस फॉर्म में, दैट इज जेनेटिक कोडोन। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है दैट इज हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, हमें पता है आजकल के उसके अंदर जो है एक हम लोग ये टेस्ट कराते हैं DNA टेस्ट, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है पेरेंट्स का है या नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है कि DNA के ऊपर कुछ सीक्वेंस होता है जो कि हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। उस DNA सीक्वेंस से हमें ये पता चलता है कि वो अगर उसके पेरेंट्स के DNA सीक्वेंस से मैच कर रहा है तो जो बच्चा है वो पेरेंट्स का है, अदरवाइज नहीं है। इस मैचिंग को ही हम लोग फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग का अगर हमें किसी भी चीज़ का पता लगाना है तो हम उसमें क्या देखते हैं, फिंगरप्रिंट्स देखते हैं उसके, ठीक है ना। तो इसमें भी वही चीज़ है, DNA के सीक्वेंस प्रिंट को देखते हैं। अगर वो DNA का सीक्वेंस प्रिंट अपने पेरेंट के सीक्वेंस प्रिंट से मैच करता होगा तो इसका मतलब वो बच्चा अपने पेरेंट्स का ही है। दिस इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी पर्पस, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पर्पस के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर ख़त्म।